जहाँ तक डीडीसी का सवाल है, अभी आपने काम की बात की है, तो सर कितने काम हुए आपके, क्योंकि अभी डिस्ट्रिक्ट सांबा में काफ़ी अच्छी कमांड है आपकी। और कितने लोगों के जो डीडीसी, 13 डीडीसी आपके, 14 ही मतलब 13 आपके आगे डीडीसी, आप चेयरमैन हो। तो सर कितने कितने लोगों को पैसे मिलते हैं, कितने कितने लोगों के काम है, क्या कभी इनसे पूछने की कोशिश की आपने जो आपके आगे डीडीसी मेंबर हैं? देखिए, हमारे पास जो प्लान होता है जो इस सर वक्त। कंडी इलाके की जहाँ तक सवाल है, कंडी इलाके में अगर सबसे ज़्यादा कोई प्रॉब्लम है तो पानी को लेकर है। पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है आज भी। और कुछ मुझे लगता है कि कुछ हद तक लोगों के अभी काम भी नहीं हुए हैं। मैं मानता हूँ कि लगे भी बहुत काम है, ये नहीं, मैं हम भी दौरा करते रहते हैं, लेकिन कुछ लोगों की आज भी गली हैं, नाली हैं, आज भी कच्ची हैं। तो सर उनके लिए भी आप लोग कुछ करोगे? देखिए, मैंने पहले ही आपको बताया कि मैंने जितने भी हमारे लोग हैं सभी को कहा है कुछ। जहाँ तक मुझे लगता है कि राशन कार्ड का सवाल है सर, राशन कार्ड की एक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है लोगों के लिए। राशन कार्ड सर गरीब लोगों के नहीं बन रहे हैं। तो सर इसके ऊपर क्या किसी एडमिनिस्ट्रेशन के आदमी से आप बात करोगे, डीसी मैम से बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है अभी सर लोगों के लिए। देखिए, ये आए दिन हमारे भी नोटिस में आता है। और क्योंकि ठंडी खुई में जैसे टोल प्लाजा बन रहा है, तो मुझे लगता है कि आगे बेरोजगारी काफ़ी बढ़ चुकी है। तो जब ठंडी खुई में बहुत से ज़्यादा दुकानदार हैं वहाँ पर, जब वो भी उनकी दुकानें भी सर उखाड़ी जाएंगी, तो मुझे लगता है कि ठंडी खुई का एक बहुत बड़ा इतिहास था पुराना। ये मतलब काफ़ी लोग नेशनल लेवल पे लोग जानते हैं इसको, ठंडी खुई को, लेकिन आज उसको टोल प्लाजे के नाम पर सर उसको उखाड़ा जा रहा है। तो सर ये कहाँ तक सही है? ये जहाँ के आपके एमपी भी सर यही कहते हैं कि नहीं, हम ये इसको नहीं उखाड़ने देंगे, लेकिन सर आज क्या हो रहा है? आज नोटिफिकेशनें लोगों को आ रही हैं सर, उसका क्या इतिहास जो है वो मिटाने की कोशिश की जा रही है सर बीजेपी द्वारा। नहीं, देखिए, जब हमको हमारे पास ट्रैफिक इतनी हो गई है। सरकार का यही कहना था, बीजेपी सरकार का यही कहना था कि 35A के बाद, 370 के बाद जहाँ के हालात जो हैं वो बहुत बेहतर हो जाएंगे, तो जो नौकरी हैं उनमें काफ़ी इजाफा होगा, इंडस्ट्रियाँ बहुत ज़्यादा आएंगी। तो सर मुझे नहीं लग रहा है कि जहाँ पर आज तक कोई एक भी इंडस्ट्री आई है, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? क्योंकि बेरोजगारी दिन बर दिन बढ़ती जा रही है। ये डेली वेजर से सर वो आज रोडों पर हैं, CISF BSF के जो एस्पिरेंट्स हैं वो भी सर आज रोडों पर हैं, लेकिन बेरोजगारी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। कब तक ये लोग जहाँ का इंतज़ार करेंगे सर नौकरियों के लिए? देखिए, ये जो अब। सरकार ने एक और रूल निकाल दिया गरीबों के लिए। गांव में अगर किसी ने मकान बनाना है, अगर किसी ने कोई बाथरूम भी बनाना है, तो सर वो भी परमिशन लेना पड़ेगी। क्या इतनी फैसिलिटी गवर्नमेंट ने दी है जो मतलब कि म्यूनसिपलिटी में होती हैं? तो क्या इन लोगों के पास इतनी फैसिलिटी हैं? पहले पटवारी के पास जाएगा, फिर SDM के पास जाएगा। तो सर गरीब लोगों के लिए इतना ऐसा क्यों कर रही है सर सरकार? ये दिन ब दिन ऐसे काम क्यों कर रही है सर? लोग आगे सर दुखी हैं। सर्वज जी, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इससे पहले। बीजेपी ने एक बहुत बड़ा काम किया ST के लिए खास तौर पर, जो कि डिलिमिटेशन दी, फॉरेस्ट राइट एक्ट दिया, जो सबसे मेन चीज़ है फॉरेस्ट राइट एक्ट, बहुत बड़ा कदम है जी, हम मतलब इसको मानते हैं। लेकिन सर उसके ऊपर क्या होता है कि लोगों को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। जो फॉर्म वगैरह भरने हैं, और डिस्ट्रिक्ट सांबा की अगर बात की जाए, तो बहुत से लोग आज भी एक दूसरे से यही पूछ रहे हैं कि फॉर्म कब भरे जाएंगे। तो क्या सर कोई आप DC मैम से इस हवाले से बात करेंगे कि कोई अवेयरनेस प्रोग्राम किए जाएं ताकि लोगों को पता चले? देखिए, इसके लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कमेटी बन चुकी है। सर जैसे कि डीलिमिटेशन की ड्राफ्ट रिपोर्ट भी आ गई है, जम्मू के साथ मतलब ठीक हुआ, जो सीटें कुछ बड़ी भी हैं, लेकिन सर कश्मीर के लीडर बड़े मायूस हैं इस चीज़ को देखकर कि जम्मू की सीटें बढ़ाई गई हैं। उन्होंने, मुझे लगता है कि उनको जब वो ड्राफ्ट रिपोर्ट दी गई तो मुझे लगता है कि उन्होंने साइन वगैरह नहीं किए हैं। तो सर ऐसा क्यों सोचते हैं ये लोग, मतलब ऐसा क्यों हो रहा है? सर एक मैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गरीब लोगों के कुछ ऐसे गरीब हैं, बहुत लोगों के घर बने, हम ये नहीं, इस बात से इनकार नहीं कर सकते, बहुत लोग गरीब लोगों के घर बनाए हैं गवर्नमेंट ने। लेकिन सर आज भी कुछ लोग जहाँ दूर दराज के एरिए हैं, मतलब कंडी बेल्ट की मैं जहाँ तक बात करूँ, कुछ बॉर्डर एरिए भी हैं जहाँ पर कुछ ज़्यादा गरीब लोग हैं, आज तक कई लोगों के घर नहीं बन पाए हैं। तो सर इसके लिए कोई मतलब कोई ऐसा प्रोसीजर बनाओगे कि उन गरीब लोगों के घर भी बेचारों के बन जाए? लिस्टें बनेंगी और उनकी लिस्टें बनाकर भी हम दोबारा से सबमिट कराएंगे कि इन लोगों को भी घरों की ज़रूरत है, इनके घर पर भी छत नहीं है, इनको भी घर चाहिए। और मुझे लगता है सरकार उसके लिए भी फंड्स वगैरह ज़रूर देगी। हेल्थ वर्कर हैं, ये भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, काफ़ी मतलब कोरोना महामारी में इन्होंने बहुत लोगों का साथ दिया। लेकिन ऐसे ही सर जहाँ तक अगर मीडिया की बात की जाए, मीडिया पर्सन की बात की जाए, तो मुझे लगता है कि इनको भी काफ़ी दूर दराज जाकर लोगों के गांव-गांव में जाकर लोगों के हाल चाल जानने पड़ते हैं। और ये भी मतलब कोरोना में बहुत ज़्यादा मतलब बिजी कामों में लगे हुए थे, इसी काम में। लेकिन सर मुझे नहीं लगता कि मीडिया की तरफ से मुझे डिस्ट्रिक्ट सांबा में सर किसी को सम्मानित नहीं किया गया।
सर इसके ऊपर क्या कहेंगे आप, क्या आगे बात करेंगे कि क्या मीडिया पर्सन का भी एक राइट है, उनको भी सम्मानित किया जाए? देखिए सरवज जी, मीडिया तो सारे सिस्टम का, जैसे कहते हैं ना कि हर चीज़ जो 4 पिलर पे है, तो मीडिया भी। अदावर नाजरीन, आप देख रहे हैं हेल्पिंग हैंड न्यूज़ चैनल और मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद सरवर। आज मेरे साथ जो शख्सियत हैं, बहुत ही जाना पहचाना चेहरा, बहुत ही माननीय शख्सियत, बहुत ही पॉपुलर शख्सियत हैं ये, जहां के डीडीसी चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट सांबा के केशव दत्त जी आज हमारे साथ मौजूद हैं। तो आज हम इनसे बहुत से इशू पे हम बात करने की कोशिश करेंगे, ख़ास तौर पर बेरोज़गारी को लेकर, जो ठंडी खुई में टोल प्लाज़ा लगने जा रहा है, और बहुत सी चीज़ें। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके अभी काम नहीं हो रहे हैं, रोड नहीं बन रहे हैं, क्योंकि बहुत सी जगह हमने देखा कि, और हमने कवरेज भी की है, स्टोरियाँ भी की हैं कि कुछ लोगों के रोड नहीं बन रहे हैं। तो इसके हवाले से इनसे बात करेंगे। जो महंगाई है उसके बारे में भी इनसे बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये डीडीसी चेयरमैन है डिस्ट्रिक्ट सांबा के। सर टाइम देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद सरवज जी। सर सबसे पहले मैं यही पूछूंगा कि सियासत में सर कैसे आना हुआ? जो सियासत में आप आए तो ये कैसे सर आपने सोच लिया कि मैं सियासत में जाऊं? सियासत में मैं बाय द वे आ गया, लेकिन मैं जो शुरू से ही, जब मैं छोटी एज का था, जब मेरी एज 18-20 के बीच थी, तो हमारे जो जिस गांव में मैं रहता हूं, इस गांव के नंबरदार थे जो, उनकी जो देहांत हुए 40 साल हो गया था, और तब से अब जहां कोई नंबरदार नहीं था। तो गांव के लोगों ने अपनी मर्जी से मुझे एक लिख के दिया कि हम इसको नंबरदार बनाएंगे। और जब गांव के लोगों ने लिखा और डीसी के पास गए, तो उन्होंने कहा कि ये बच्चा है, बच्चा कहाँ से लाए, हम 25 साल से नीचे वाला तो नंबरदार बना ही नहीं सकते। सर ये मैं कब की बात कर रहे हो आप? कौन से सन की, कोई याद है? मुझे आज मेरी एज 55 है, और मुझे लगता है कि तब मैं 18 वर्ष का रहा होगा, कोई ये 83-84 की बात होगी। तो लोगों ने मुझे लिख के दे दिया, और वॉलंटियर मेरे साथ चल के गए डीसी के पास कि इनको हमने नंबरदार बनाना है, हमारा 40 साल से इस गांव का नंबरदार कोई नहीं है। तो मुझे भी पता नहीं था, और जब गए तो उन्होंने कहा कि ये बच्चा है, हम 25 साल से नीचे वाला नंबरदार बना ही नहीं। तो सर ये बीजेपी का दामन कब से पकड़ा हुआ आपने? बस जैसे ही मैं, जैसे आपको बता रहा था कि लोगों ने मुझे नंबरदार बनाना चाहा, लेकिन उसके बाद काफ़ी देर तक ऐसे ही चलता रहा, और फिर बीच में पंचायत के इलेक्शन आ गए और लोगों ने मुझे सरपंच बना दिया। 10-12 साल तक मैं सरपंच रहा। अच्छा, आप पहले सरपंच भी रहे हो? हाँ, सरपंच भी रहा हूँ। और उसके बाद मुझे आस्ता आस्ता किसी पॉलिटिकल पार्टी में ऐसे, जैसे पॉलिटिकल पार्टियों को रहता है कि जो लोग की वोटर हों, जिनके साथ लोगों का लोग सहयोग करते हों, या जो लोगों का सहयोग करता हो, तो ऐसे लोगों को करते रहते हैं। और मेरे मन में शुरू से ही नेशनलिस्ट की भावना थी, नेशनलिटी मेरे मन में थी। और मुझे जब 1-2 दूसरी पार्टियों ने भी तब अप्रोच किया था, लेकिन मुझे उनके साथ कोई मेरे दिमाग में आया नहीं, जमा नहीं। कितना अच्छा लगा सर जब ये चेयरमैन आपको बनाया गया? तो कितना अच्छा लगा, कितना प्राउड हुआ अपने आप में, कितना अच्छा लगा सर? देखिए, इसमें हमारे जो सांबा डिस्ट्रिक्ट था, हमारे 14 में से 13 डीडीसी जीते थे, और 13 में से नेचुरली हमारा ही एक बनना था, और बाकी भी हमारे लोग बहुत अच्छे हैं, सभी काम कर रहे थे। लेकिन पार्टी की अपनी सोच होती है कि किससे क्या काम लेना है। तो पार्टी ने अपनी सोच के मुताबिक मुझे मैं समझता हूँ कि ये मौका दिया, तो मैं कोशिश करूँगा कि पार्टी की जो उन्होंने मुझे ये मौका दिया, मैं उस पर खरा उतरूँ। और उसके साथ साथ अब मैं जब चेयरमैन बना हूँ, तो मैं सिर्फ किसी पार्टी का नहीं, मैं सभी लोगों के काम करने की कोशिश करूँगा। और जैसा कि आप कहीं भी जान लें कि मुझे ऐसा नहीं रहता कि कौन सा काम किस नज़रिए से या किसको देखते हुए करना है। जो भी काम जिस लेवल पे जिसका भी हो, मैं करने की कोशिश करता हूं और अपना पूरा प्रयास करता हूं। सर जहां तक डीडीसी का सवाल है, अभी आपने काम की बात की है, तो सर कितने काम हुए आपके? क्योंकि अभी डिस्ट्रिक्ट सांबा में काफ़ी अच्छी कमांड है आपकी, और कितने लोगों के जो डीडीसी 13 डीडीसी आपके, 14 ही मतलब 13 आपके आगे डीडीसी, आप चेयरमैन हो, तो सर कितने कितने लोगों को पैसे मिलते हैं, कितने कितने लोगों के काम है? क्या कभी इनसे पूछने की कोशिश की आपने जो आपके आगे डीडीसी मेंबर हैं?
देखिए हमारे पास जो प्लान होता है, जो इस वक्त पिछली जो फाइनेंशियल ईयर था 21-22 का, जो हमारे पास प्लान के लिए जो पैसा आया, जब प्लान हमने किया, कोविड की वजह से कुछ तो प्लान हम कर नहीं पाए, लेकिन जो प्लान किया, मेरे जितने भी डीडीसी थे, मैंने सभी को कहा कि हमारे हिस्से में जो बजट में डिस्ट्रिक्ट कैपेक्स का 10 करोड़ रुपए आता है, आपको अपने अपने लेवल पे पूरी छूट है, आप अपना अपना जो प्लान बनाएं और प्लान मुझे दें और वही प्लान अप्रूव होगा और वही हुआ भी। मैंने किसी को ये नहीं कहा कि आप इतना बनाओ, कम बनाओ, ज़्यादा बनाओ, जितना आपका हिस्से में आता है, अपने अपने एरिया को देखते हुए वहाँ क्या क्या ज़रूरत है, किस किस की ज़रूरत है, और ख़ास करके इस चीज़ को ध्यान में ज़रूर रखना कि जो प्रायोरिटी पे काम हो गए उनको फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाए और वो काम पहले किए जाएं, उसके बाद आस्ता आस्ता सभी लोगों के काम होंगे। कंडी इलाके की जहाँ तक सवाल है, कंडी इलाके में अगर सबसे ज़्यादा कोई प्रॉब्लम है तो पानी को लेकर है। पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है आज भी, और कुछ मुझे लगता है कि कुछ हद तक लोगों के अभी काम भी नहीं हुए हैं। मैं मानता हूं कि लगे भी बहुत काम है, ये नहीं, मैं उस चीज़, हम भी दौरा करते रहते हैं, लेकिन कुछ लोगों की आज भी गली हैं, नाली हैं आज भी कच्ची हैं। तो सर उनके लिए भी आप लोग कुछ करोगे? देखिए मैंने पहले ही आपको बताया कि मैंने जितने भी हमारे लोग हैं सभी को कहा है, कुछ हमारे पंचायत लेवल पे ग्रांट्स आती हैं जो हमारा फर्स्ट ईयर है, कुछ बीडीसी के लेवल पे हमारे जो ब्लॉक डेवलपमेंट वो है चेयरपर्सन है, और कुछ डीडीसी के लेवल पर। तो हमने सभी को कहा कि फर्स्ट जो है उसको फर्स्ट किया जाए, जिसकी ज़्यादा ज़रूरत है उसको पहले लिया जाए और उस पर काम किया जाए। और जैसे आपने बात की कंडी की, तो आप जानते हैं कि एक गवर्नमेंट की बहुत बड़ी योजना JJM वो चल रही है, और उसके तहत मैक्सिमम जो है कंडी क्षेत्र पर ध्यान दिया जा रहा है। और आने वाले दिनों में जो ऐसे सरकार का प्रयास है कि 2024 तक पानी हर घर में पहुंचेगा, और ऐसी प्रयास के साथ काम किया जा रहा है। और JJM सांबा डिस्ट्रिक्ट JJM में फर्स्ट है। सर जहाँ तक मुझे लगता है कि राशन कार्ड का सवाल है, सर राशन कार्ड की एक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है लोगों के लिए। राशन कार्ड सर गरीब लोगों के नहीं बन रहे हैं, तो सर इसके ऊपर क्या किसी एडमिनिस्ट्रेशन के आदमी से आप बात करोगे, डीसी मैम से बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है अभी सर लोगों के लिए? देखिए ये आए दिन हमारे भी नोटिस में आता है, और ये जब भी हम किसी से भी बात करते हैं तो कहते हैं कि ये अपने सरकार के लेवल पे है, इसका वो जो उन्होंने पोर्टल वगैरह खोलना होता है वो बंद रखा है। लेकिन हम इसकी बात करी हुई है और दोबारा भी करेंगे कि अभी जो 10-15 साल पहले राशन कार्ड बने थे, उनमें वो एक फैमिली की 3-3 फैमिली हो गई हैं, और जिसके 2-3 बेटे थे वो नेचुरली अलग हुए हैं। तो इसलिए दोबारा से ये खुलना चाहिए और इनके राशन कार्ड बनने चाहिए। अभी जो कि ठंडी खुई में जैसे टोल प्लाजा बन रहा है, तो मुझे लगता है कि आगे बेरोजगारी काफ़ी बढ़ चुकी है। तो जब ठंडी खुई में बहुत से ज़्यादा दुकानदार हैं वहाँ पर, जब वो भी उनकी दुकानें भी सर उखाड़ी जाएंगी, तो मुझे लगता है कि ठंडी खुई का एक बहुत बड़ा इतिहास था पुराना। ये मतलब काफ़ी लोग नेशनल लेवल पे लोग जानते हैं इसको ठंडी खुई को, लेकिन आज उसको टोल प्लाजे के नाम पर सर उसको उखाड़ा जा रहा है। तो सर ये कहाँ तक सही है? ये जहाँ के आपके एमपी भी सर यही कहते हैं कि नहीं हम ये इसको नहीं उखाड़ने देंगे, लेकिन सर आज क्या हो रहा है, आज नोटिफिकेशनें लोगों को आ रही हैं, सर उसका क्या इतिहास जो है वो मिटाने की कोशिश की जा रही है सर बीजेपी द्वारा। नहीं देखिए, जब हमारे पास ट्रैफिक इतनी हो गई है, गाड़ियाँ हर घर के पास 2-2 3-3 हो गई हैं, तो वो गाड़ियाँ भी कहीं चलेंगी। और अगर वो गाड़ियाँ चलानी हैं तो उसके लिए रोड इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा होना चाहिए, और रोड अच्छा हो उसके लिए हम लोगों को कुछ ना कुछ पे भी करना चाहिए, और करना है। और उसके लिए एक सरकारी जो सिस्टम है, उस सिस्टम को पूरा करने के लिए अगर हमने गाड़ियाँ चलानी है तो रोडों पर ही चलानी है, तो उसके लिए ऐसा करना पड़ेगा। और रही बात लोगों के बेकारी की, जहाँ ये जो समस्या है, तो ये जो टोल प्लाजा बनने जा रहा है, इसमें आप देखोगे टोल प्लाजा के साथ साथ और भी बड़ा सिस्टम यहाँ बनेगा, और उस सिस्टम में भी लोगों को काम मिलेगा। और तो इस पे भी थोड़ी बहुत NH वालों से, जहाँ बाकी अथॉरिटीज से बात चल रही है कि ये जो ऐतिहासिक जगह है, कुछ ना कुछ इसका किया जाए और कुछ इसको बचाया जाए। इस पे भी जो है थोड़ा सा ड्राइंग में शायद चेंज होगी, और ये बचेगा, ऐसी बात नहीं है। सर सरकार ऐसा कोई कदम नहीं उठा सकती कि जैसे ये लोगों ने जो दुकानें बनाई हैं,
चलो ठीक है, नुकसान तो इनका है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी बना रही है, लेकिन क्या इनको अगर गवर्नमेंट जैसी इनकी दुकानें बनी थी ऐसी ही अगर बना के दे दे, कोई जगह इनको खरीद कर, तो साइड पे कहीं इनको दुकानें बना दे, तो मुझे लगता है कि ये भी थोड़ा अच्छा रहेगा। इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? देखिए, एक तो आप जैसे खुद कह रहे हैं कि ये एक ऐतिहासिक प्लेस है और ऐतिहासिक प्लेस रहना चाहिए, तो उसके लिए ये जो आप दूसरी बात कह रहे हैं कि दुकानें बना के दी जाएं, तो उसके साथ सेट नहीं बैठती हैं। ऐतिहासिक प्लेस बचाना है तो ऐतिहासिक प्लेस भी बचे और थोड़ी बहुत दुकानें भी बचें। हाँ, अगर किसी को उसका कोई नुकसान होता है जहाँ किसी की दुकानें वगैरह जाती हैं, तो उसका जो स्टेटस होगा, जो सिस्टम के तहत उसको उसका मिलेगा और दोबारा से उसको काम करने का, उसको अगर उसके हिसाब से जितना उसका खर्चा है जहाँ उसको ऐसे जगह वगैरह का, तो उसको कंपनसेशन मिलेगा, तो उसमें वो दोबारा भी कर सरकार का यही कहना था, बीजेपी सरकार का यही कहना था कि 35A के बाद, 370 के बाद जहाँ के हालात जो हैं वो बहुत बेहतर हो जाएंगे, तो जो नौकरी हैं उनमें काफ़ी इजाफा होगा, इंडस्ट्रियाँ बहुत ज़्यादा आएंगी। तो सर मुझे नहीं लग रहा है कि जहाँ पर आज तक कोई एक भी इंडस्ट्री आई है। इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? क्योंकि बेरोज़गारी दिन बर दिन बढ़ती जा रही है। ये डेली बेसिस से सर वो आज रोडों पर हैं, CISF BSF के जो एस्पिरेंट्स हैं वो भी सर आज रोडों पर हैं, लेकिन बेरोज़गारी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। कब तक ये लोग जहाँ का इंतज़ार करेंगे सर नौकरियों के लिए? देखिए, ये जो अब बेरोज़गारी की बात कर रहे हैं, जहाँ इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, तो शायद आप देख रहे होंगे कि हमारे कुछ लोग रोज़गार के लिए जो इधर उधर घूम रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग बाहर से आकर भी यहाँ रोज़गार कर रहे हैं। कुछ हमारे टेक्निकल जो एजुकेशन है हमारे बच्चों के पास कम है, तो हम इस पे भी कर रहे हैं कि कोई जो हमारे पास डिपार्टमेंट हैं जो स्किल एजुकेशन देते हैं, उनको स्किल बनाया जाए और उसके हिसाब से ही उनकी इन इंडस्ट्रीज़ वगैरह में प्लेसमेंट की जाए। लेकिन मैं अपने नौजवानों से भी ये कहना चाहता हूँ कि वो भी अपना पढ़ने के बाद किसी ना किसी साइड स्किल में जाएं। सरकार ने एक और रूल निकाल दिया गरीबों के लिए। गांव में अगर किसी ने मकान बनाना है, अगर किसी ने कोई बाथरूम भी बनाना है, तो सर वो भी परमिशन लेना पड़ेगी। क्या इतनी फैसिलिटी गवर्नमेंट ने दी है जो मतलब कि म्यूनसिपैलिटी में होती हैं? तो क्या इन लोगों के पास इतनी फैसिलिटी हैं? पहले पटवारी के पास जाएगा, फिर SDM के पास जाएगा। तो सर गरीब लोगों के लिए इतना ऐसा क्यों कर रही है सर सरकार? ये दिन ब दिन ऐसे काम क्यों कर रही है सर? लोग आगे सर दुखी हैं। सर्वज जी, मैं आपको ये बात बताना चाहूँगा कि इससे पहले एक्चुअली ये जो 3 टायर सिस्टम है, जहाँ लोकल लेवल पे गवर्नमेंट है, तो इसके भी हाथ कुछ ना कुछ काम होना चाहिए और काम करना चाहिए इन्होंने। और स्टेट से होकर फाइल आएगी तो ये जो हमारे लोकल लोग हैं वे बेचारे कहाँ करवा पाएंगे। तो इसीलिए गवर्नर साहब ने उसी वक्त कह दिया था कि ये जो लोगों ने घरों में मकान बनाने हैं तो इतनी बड़ी लेवल पे नहीं होना चाहिए, ये तो छोटे लेवल पे होना चाहिए, पंचायतों के पास होना चाहिए। तो उन्होंने शायद ऐसा किया, लेकिन जो लोगों में इस वक्त ऐसा है, उनको थोड़ा सा पंचायतों का जो एक्सपीरियंस है, उन्हें लगता है कि शायद पंचायतों के लोग किसी से ऐसे करेंगे जहाँ उनको वो परमिशन नहीं देंगे, जहाँ वो ऐसा नहीं होगा। अगर ये ऐसा चलेगा तो नेचुरली अगर ये भी हुआ तो ये भी शिकायतें लोगों के भी ऊपर जाएंगे। इस पे भी कुछ सुधार भी किए जा सकते हैं, जहाँ फिर अगर ये लोग अपना काम नहीं कर पाएंगे, जहाँ अच्छे से नहीं करेंगे, तो इन पे भी कुछ ना कुछ बदला भी जा सकता है इसको। लेकिन इसीलिए किया। और बीजेपी ने एक बहुत बड़ा काम किया ST के लिए खास तौर पर, जो कि डिलिमिटेशन दी, फॉरेस्ट राइट एक्ट दिया, जो सबसे मेन चीज़ है फॉरेस्ट राइट एक्ट। बहुत बड़ा कदम है जो हम मतलब इसको मानते हैं। लेकिन सर उसके ऊपर क्या होता है कि लोगों को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। जो फॉर्म वगैरह भरने हैं, और डिस्ट्रिक्ट सांबा की अगर बात की जाए तो बहुत से लोग आज भी एक दूसरे से यही पूछ रहे हैं कि फॉर्म कब भरे जाएंगे। तो क्या सर कोई आप DC मैम से इस हवाले से बात करेंगे कि कोई अवेयरनेस प्रोग्राम किए जाएं ताकि लोगों को पता चले? देखिए, इसके लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कमेटी बन चुकी है। उस कमेटी में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो ST बरादरी से ही डाले गए हैं, और दूसरे भी हैं लेकिन ज़्यादा ST बरादरी से, जहाँ फिर हमारी लेडीज़ हैं जो उस कमेटी में डाली हैं। अभी उनकी मीटिंगें होना शुरू हुई हैं। जब उनको पूरा समझ आ जाएगी कि ये सिस्टम क्या है और इस सिस्टम के तहत हमने STs का भला कैसे करना, उनकी जो ज़रूरतें हैं उनको कैसे पूरा करना है, जहाँ जो उनकी डिमांड्स हैं
उनको कैसे हमने कवर करना है। जब उनको समझ आ जाएगी तो वो लोगों में जाएंगे और नेचुरली लोगों में बात करेंगे कि आपको आपको ये सुविधाएं इस एक्ट के तहत मिल रही हैं, आप ऐसे ऐसे फार्म भरिए और अवेल कीजिए अपनी सुविधाएं। और उसके साथ साथ हमारे डिपार्टमेंट्स को भी हम कहेंगे कि आप इन लोगों में जाकर एक अवेयरनेस के लिए एक कैंप लगाएं और लोगों को अवेयर करें कि आपके लिए इस एक्ट के तहत जे सुविधाएं हैं। आप अपने फार्म जहाँ अपनी जो भी रजिस्ट्रेशन का जो तरीका है अपने आपको रजिस्टर करवाएं और इसके माध्यम से अपनी जो सुविधाएं हैं उनको हासिल करें। ऐसा हम एडमिनिस्ट्रेशन से भी कहेंगे, वो कैंप्स वगैरह करेंगे। जो सर इसका मतलब यही लोग यही सोचेंगे जो उनको राइट था वो बराबर मिलेगा, उसमें कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं होगी। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इसीलिए तो ये राइट बनाया गया है। और इसी के लिए हमारे लो लेवल से हमारे डिवीज़न लेवल से लेकर छोटे लेवल तक सारी जो कमेटियाँ बना दी गई हैं और उन कमेटियों के माध्यम से ही इन लोगों के सारे काम होंगे। और अगर नहीं होने होते, जहाँ उन लोगों को इसके तहत कोई उनका भला नहीं करना होता, उनका फ़ायदा नहीं करना होता, उनका विकास नहीं करना होता, तो फिर इतना करने की आवश्यकता क्या थी। इसलिए मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आने वाले दिनों में इन लोगों को फ़ायदा होगा, इस एक्ट के तहत इनके काम होंगे, इनको इसमें से ज़रूर कोई ना कोई मतलब अच्छे फ़ायदे मिलेंगे, अच्छा काम इनके होंगे। सर जैसे कि डीलिमिटेशन की ड्राफ्ट रिपोर्ट भी आ गई है, जम्मू के साथ मतलब ठीक हुआ, जो सीटें कुछ बड़ी भी हैं, लेकिन सर कश्मीर के लीडर बड़े मायूस हैं इस चीज़ को देखकर कि जम्मू की सीटें बढ़ाई गई हैं। उन्होंने, मुझे लगता है कि उनको जब वो ड्राफ्ट रिपोर्ट दी गई तो मुझे लगता है कि उन्होंने साइन वगैरह नहीं किए। तो सर ऐसा क्यों सोचते हैं ये लोग, मतलब ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, ये जो कमेटी बनाई थी डिलिमिटेशन कमेटी, उन्होंने भी तो कुछ सोच समझ के ही किया है। और आप समझते हैं कि श्रीनगर में जो हमारी जो विधानसभा की सीटें हैं उन पे पॉपुलेशन बहुत कम है और यहाँ हमारी विधानसभा की सीट ही है जो 3-3 लाख वोटरों पर है। तो नेचुरली जिस एरियाज़ में उसका हर चीज़ उन्होंने ध्यान में रखी होगी, पॉपुलेशन रखी होगी, थोड़ा जो उसका जोग्राफिकल एरिया है उसको भी रखा होगा। उन सभी चीज़ों को देखते हुए, और अगर हम बात करें तो पॉलिटिकल जो हमें आज तक जम्मू के लोगों को थोड़ा आप समझ सकते हैं कि पॉलिटिकल राइट बराबर तो था नहीं। अगर पॉपुलेशन का ही देखा जाए तो एक टाइम था जब वहाँ थोड़ी बहुत पॉपुलेशन को 2 लाख के 1.5-2 लाख का फ़र्क था। लेकिन आज हम अगर देखें तो कितने लोग वहाँ से जो हमारे कश्मीरी पंडित हैं अलग अलग देश के हिस्सों में जाकर बस गए हैं, वो भी वहाँ से निकले हैं। कितने लोग हमारे इस मिलिटेंसी के दौर में नहीं रहे हैं। उसके हिसाब से देखा जाए तो मुझे लगता है कि पॉपुलेशन भी आज कोई ज़्यादा सेंसेस हो जाती तो कोई ज़्यादा मुद्दा नहीं रहता। पॉपुलेशन भी मुझे लगता है जम्मू रीजन में ज़्यादा भी हो सकती थी, नहीं तो बराबर होती और ज़्यादा भी हो सकती थी। तो जब उन्होंने हर चीज़ पर देखा होगा तो उसके हिसाब से ये किया है। और इसमें मेरा ख्याल मायूस होने की बात नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। अगर हमारे पास कोई चीज़ हमारे पास है तो हमने सोचना चाहिए कि दूसरे भाई को भी बराबर मिलनी चाहिए। यार हमारे पास अगर ये सुख सुविधा है तो उसको भी होना चाहिए। और ऐसे ही पॉलिटिकल अगर बराबरी करनी है तो नेचुरल डिलिमिटेशन के माध्यम से होनी है। और अभी शायद जो इसका सेंसेस पे डिलिमिटेशन होगी वो तो अभी कुछ समय बाद होगी, लेकिन जो 6-7 सीटें बढ़ानी थी, जिस जगह ज़्यादा ज़रूरी था और एरिया की जो डिमांड थी, जब पॉपुलेशन जो जिस तरीके से थी उसके हिसाब से हुआ, मुझे लगता है इसी हिसाब से हुआ होगा। और इनको इस पर कराई तो नहीं करनी चाहिए। सर एक मैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गरीब लोगों के कुछ ऐसे गरीब हैं, बहुत लोगों के घर बने, हम ये नहीं इस बात से इनकार नहीं कर सकते, बहुत लोग गरीब लोगों के घर बनाए हैं गवर्नमेंट ने। लेकिन सर आज भी कुछ लोग जहाँ दूर दराज के एरिए हैं, मतलब कंडी बेल्ट की मैं जहाँ तक बात करूँ, कुछ बॉर्डर एरिए भी हैं जहाँ पर कुछ ज़्यादा गरीब लोग हैं, आज तक कई लोगों के घर नहीं बन पाए हैं। तो सर इसके लिए कोई मतलब कोई ऐसा प्रोसीजर बनाओगे कि उन गरीब लोगों के घर भी बेचारों के बन जाए? देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बहुत सारे लोगों के घर बने हैं और ख़ास करके टाउन एरिया में तो जितने भी लोगों के घर
नहीं थे, कच्चे थे, जहाँ छतें वगैरह टूटी थी, सभी लोगों को मिल गए हैं। और अभी जो रूरल एरिया में भी बहुत जल्दी बहुत सारी लिस्टें बन के तैयार हो गई हैं और बहुत लोगों को वो घरों के जो है पैसा मिलने वाला है। और उसके बाद भी मुझे लगता ही नहीं है, हम पूरे तौर पर कोशिश करेंगे। जो लोग रह जाएंगे वाकई जो डिज़र्व करते हैं, जिनको घर चाहिए और वो डिज़र्व करते हैं, उनकी भी लिस्टें बनेंगी और उनकी लिस्टें बनाकर भी हम दोबारा से सबमिट कराएंगे कि इन लोगों को भी घरों की ज़रूरत है, इनके घर पर भी छत नहीं है, अपने घर नहीं है। सर जैसे कि रिपब्लिक डे बड़ी जोश के साथ मनाया जाता है, 15 अगस्त बड़े जोश के साथ मनाया जाता है और काफ़ी लोगों को सम्मानित भी किया जाता है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छे मतलब ये काम कर रही है, गवर्नमेंट भी कर रही है, हमारी अफसर हैं ये भी अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन सर जहाँ तक हेल्थ वर्कर हैं ये भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, काफ़ी मतलब कोरोना महामारी में इन्होंने बहुत लोगों का साथ दिया। लेकिन ऐसे ही सर जहाँ तक अगर मीडिया की बात की जाए, मीडिया पर्सन की बात की जाए, तो मुझे लगता है कि इनको भी काफ़ी दूर दराज जाकर लोगों के गांव-गांव में जाकर लोगों के हाल चाल जानने पड़ते हैं। और ये भी मतलब कोरोना में बहुत ज़्यादा मतलब बिजी कामों में लगे हुए थे, इसी काम में। लेकिन सर मुझे नहीं लगता कि मीडिया की तरफ से मुझे डिस्ट्रिक्ट सांबा में सर किसी को सम्मानित नहीं किया गया। सर इसके ऊपर क्या कहेंगे आप, क्या आगे बात करेंगे कि क्या मीडिया पर्सन का भी एक राइट है, उनको भी सम्मानित किया जाए? देखिए सरवर जी, मीडिया तो सारे सिस्टम का, जैसे कहते हैं ना कि हर चीज़ जो 4 पिलर पे है, तो मीडिया भी एक पिलर उन्हीं में से है। और आज के युग में मीडिया का एक बहुत बड़ा रोल है। अगर छोटी सी छोटी घटना भी कहीं कोई होती है तो मीडिया के माध्यम से हर एक जो गांव में बैठा, बॉर्डर पे बैठा, उस तक पहुंचती है। ये मीडिया का ही एक बहुत बड़ा रोल है। और ख़ास करके आज जो सोशल मीडिया, जहाँ प्रिंट मीडिया, जहाँ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इसके माध्यम से हर छोटी से छोटी खबर भी है जो हर आदमी तक पहुंचती है। तो इसमें मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। और इस मीडिया के रोल के वजह से ही बाकी लोग भी जो काम करते हैं वो भी बड़ा अलर्ट रहते हैं। यार हम कहीं भी कोई काम में कहीं कोई कोताही होगी या कोई गलती होगी तो लोगों में पहुंच जाएगी और हमें इसका जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। ये बहुत बड़ा रोल है मीडिया का। और मैं समझता हूं कि शायद इस बार ऐसा नहीं हो सका, लेकिन हम कोशिश नहीं करेंगे, हम पूरे तौर पर इसके लिए एक बनाएंगे कि मीडिया के भी जो लोग बहुत तरीके से, बहुत ईमानदारी से और वाकई मीडिया को अपना धर्म समझकर, अपना कर्म समझकर कर रहे हैं, उन लोगों को भी, उनकी भी लिस्ट बनाई जाए, उनको भी चुना जाए और उनको भी किसी ऐसे मौके पर सम्मानित किया जाए। इसके लिए मैं पूरी कोशिश करूंगा। और कोशिश ही नहीं करेंगे, नेक्स्ट अगर कोई ऐसा इवेंट होगा तो उसमें इनको ज़रूर जो है किया जाएगा, सम्मानित किया जाएगा। सर मुझे लगता है कि काफ़ी लंबा टाइम लिया मैंने आपसे, काफ़ी ज़्यादा टाइम लिया है। तो एक छोटी सी बात मैं आपसे पूछना चाहूँगा, स्कूल काफ़ी टाइम से सर बंद है, स्कूल कॉलेजेस, बच्चे जो कुछ आता था सब कुछ भूल चुके हैं सर, सब कुछ तकरीबन खुला है। लेकिन सर स्कूल कब खुलेंगे? आपने एजुकेशन डायरेक्टर की बात की, उनसे भी आपने मुलाकात की, तो सर ये स्कूल वगैरह कब तक, लोग जो है बेचारे जो छोटे बच्चे थे वो तो सब कुछ भूल गए हैं, तो कब तक ये सर स्कूल खुल सकते हैं? कोई ऐसी बात करोगे आप आगे डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन से कभी? देखिए, ये जो महामारी थी आप भी समझते हैं और सारी दुनिया जानती है कि इसको देखते हुए और ख़ास करके स्कूलों में शायद ही थोड़ी जो देर हो रही है वो इसलिए हो रही है कि कोरोना का कहीं हमारे बच्चे जहाँ बैठते हैं वो ज़्यादा संख्या में बैठते हैं और अगर स्कूलों में कोई ऐसी बात हो जाए तो उसे संभालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अभी आस्ता आस्ता छोटी एज के बच्चों को भी जैसे वैक्सीन वगैरह लगना शुरू हो गई है और जो मैच्योर हैं उनको सभी को वैक्सीन लग गई है। 9th 10th के बच्चों को भी वैक्सीनेशन हो गई है। 9th 10th के बच्चों तक वैक्सीन वगैरह होना शुरू हो गई है जब। और अब देखा जो 3rd वेव थी, इस वेव में वैक्सीन लोगों को हो जाने की वजह से वेव तो 3rd आई है लेकिन इसका कोई ज़्यादा प्रकोप नहीं हुआ है लोगों पर, ज़्यादा नुकसान नहीं कर पाई है। लोग बीमार होते हैं, थोड़ा बहुत झेल के ठीक हो जा रहे हैं। तो इससे जो है सारी हमारी सरकार को और एडमिनिस्ट्रेशन को भी इसमें डिसीजन लेने में अब शायद कोई ज़्यादा कठिनाई नहीं होगी। और मुझे लगता है कि थोड़े दिनों में ही ये जो स्कूल या कॉलेजेस वगैरह को खोलने का जो है वो हो जाएगा, हो भी रहा है और दिल्ली में तो हो भी गया। और सर लास्ट में क्या मैसेज दोगे अपने डिस्ट्रिक्ट सांबा के लोगों को, हिंदुस्तान के लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हो सर? देखिए,
मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि हमारे देश का जो आने वाला समय है वो नौजवानों पे भी निर्भर करेगा, नौजवानों पे है। और ख़ास करके ये जो हमारे नौजवान हैं ये मेहनती बहुत हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन कुछ नौजवान किसी वजह से थोड़े बीमार भी हैं। मैं उनको बीमार ही कहूँगा, क्योंकि मैंने सरकार से ये भी प्रश्न वहाँ उठाया था कि मुझे बाकी डिस्ट्रिक्ट्स की तो ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन सांबा डिस्ट्रिक्ट की मुझे जानकारी है, जहाँ ड्रग थोड़ी ज़्यादा तेज़ी से ड्रग का धंधा पनप रहा है, फैल रहा है, और हमारे बहुत सारे नौजवान उस ड्रग की वजह से बेचारे अपनी जान भी गंवा चुके हैं, और कुछ लोग उसकी चपेट में आ रहे हैं और वो बीमार हैं। उन नौजवानों को मैं कहना चाहूँगा, और ख़ास करके इस आपके मीडिया के माध्यम से नौजवानों को कहना चाहूँगा कि अगर वो गलती से किसी के संपर्क में आकर इस बीमारी की चपेट में आ गए हैं तो वो अपने आप को बीमार समझें, गुनाहगार नहीं समझें, और वो अपने माता पिता को या अपने किसी बड़े को बताएं, क्योंकि वो उनका इलाज करवा सकें। और उनके जो संगी साथी, उनके जो यार दोस्त हैं, उनको भी मैं कहना चाहूँगा कि आप भी अपने दोस्तों पर ध्यान दीजिए। अगर आपको पता है कि आपका दोस्त कोई इस बीमारी की चपेट में है तो आप उसकी मदद करें, उनके घर वालों को बताएं, क्योंकि वो उसका इलाज करवा सकें। इस तरीके से आप अपनी दोस्ती निभाएंगे, ना कि दोस्त के अगेंस्ट कोई बात करेंगे। इससे यही होगा कि आपका दोस्त भी सुरक्षित होगा, इस बीमारी से बचेगा, इस नशे की चपेट से बचेगा। और इस नशे की वजह से ही कुछ जो है गैर कानूनी काम भी होते हैं, क्योंकि जो आदमी इसकी चपेट में आता है उसको ये चाहिए पूरा करने के लिए वो कुछ भी गैर कानूनी काम भी करता है, इससे क्राइम भी बढ़ रहा है। तो अपने नौजवानों को मैं यही कहना चाहूँगा कि आने वाला भविष्य, देश का भविष्य आपके कंधों पर है, और आपके कंधे कमज़ोर ना हो, इतने मजबूत कंधे हों, और वो इस बीमारी की चपेट से परे हों, और आपकी मेहनत पर देश जैसे आगे बढ़ रहा है बढ़े, और देश विश्व गुरु बने। मैं इतना ही कहना चाहूँगा। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया सर टाइम देने के लिए। ये थे हमारे डीडीसी चेयरमैन सांबा। इन्होंने बहुत अच्छी बातें इनके साथ की। मैंने जैसे इन्होंने युवाओं को एक बहुत बड़ा लेसन दिया है कि जो ख़ास तौर पर कुछ बच्चे जो हैं, कुछ जो नौजवान जो हैं वो ड्रग की तरफ जा रहे हैं, तो इन्होंने ख़ास तौर पर उन बच्चों से बहुत ज़्यादा अपील की है, क्योंकि वो जो नौजवान बच्चे हैं वो हमारे मुल्क का भविष्य हैं। तो इन्होंने बोला कि जितना भी इन चीज़ों से परहेज़ हो सकता है उनसे परहेज़ करिए। और बाकी हमने ख़ास तौर पर जो गरीब लोगों के घर नहीं बन चुके हैं, जो राशन कार्ड नहीं है, और बहुत से कोई लोगों के जो काम नहीं हो चुके हैं, इन्होंने यही बोला है कि प्रायोरिटी पर हर गाँव का, हर मोहल्ले का प्रायोरिटी पर हर आदमी का काम होगा, चाहे कोई गरीब है, अमीर है, हर आदमी का जो है वो काम होगा। आज तक के लिए इतना ही। थैंक यू, शुक्रिया।